जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारी वीडियो 7 होगी जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, समझते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो है कब से कब तक मानी जाती है। तो दिल्ली सल्तनत जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और जो बाबर तक जो लोधी वंश रहता है तो इसी टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड इसमें अधिकतर जो शासक रहे, राजा रहे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी, यानी प्राप्त की थी, उपाधि ली, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत यानी कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर अपनी राजधानी बनाते हैं, वहीं से भारत में शासन करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होती है और बाबर जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है और 1526 में, तब तक ये जो टाइम पीरियड है ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो वंश रहे हैं फ्रेंड, 5 वंश रहे हैं दिल्ली सल्तनत इस टाइम पीरियड में। तो इसमें है, पहला आता है गुलाम वंश, और इसका जो टाइम पीरियड था ये था 1206 से 1290 तक का। और इसके बाद जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश, और इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। इन्हीं सबसे छोटा टाइम पीरियड है खिलजी वंश का, जो 30 वर्ष का मात्र है। और इसके बाद जो वंश आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है 1320 से 1414 तक रहता है। और ये सबसे लंबा शासन काल रहता है तुगलक वंश का। और फिर आता है सैयद वंश, और इसका जो टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर आता है अंतिम लोधी वंश, और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये दिल्ली सल्तनत में वंशों का जो टाइम पीरियड है वो रहता है। अब हम इसके बारे में डिटेल से जो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी हरियाणा जीके के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, न कि इंडिया जीके के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है फ्रेंड, तो आगे समझते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कार्य करा, कौन सी उपाधि ली। सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हरियाणा से रिलेटेड रहा है। तो ये इसमें आता है फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपको पता होगा, इसकी राजधानी लाहौर थी और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण नींव रखी थी। पूरा तो नहीं करवा पाए थे, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसमें जो हरियाणा से इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा के हासी, हिसार और सिरसा को सैनिक चौकियां बनाई थी। हासी, तो ये इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक ने हासी हिसार और सिरसा में कोठी का निर्माण करवाया। कोठी जिसे सैनिक चौकी कहते हैं, इनका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में 2-3 पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं कि जो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासक रहा। और फिर जो शासक बनता है इल्तुतमिश बनता है, जो 1211 से लेकर 1236 तक, यानी एक कम साल के लिए ही इनके बेटे बनते हैं, जो कि हटा दिए जाते हैं इल्तुतमिश के द्वारा। फिर जो शासक बनकर आता है वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की, चालीसा गठन का निर्माण करवाया और इसने एक तराइन का युद्ध भी लड़ा था 1215-16 में, जो कि यल्दौज के खिलाफ था और यल्दौज जो हैं इसमें हार जाते हैं। तो इसने क्या क्या कार्य करवाए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एकता प्रणाली और चालीसा गठन, यानी 40 सरदारों का इसने गठन किया था, जो कि इल्तुतमिश के खास होते थे, यानी चालीसा गठन। और 1215-16 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध, जो कि किस के बीच में लड़ा गया था? ये इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, और इसमें यल्दौज हार जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर आगे देखते हैं हम। फिर जो आगे शासक बनता है वो इल्तुतमिश की पुत्री बनती है रजिया सुल्तान। और इसके बारे में पॉइंट ये है कि भारत की पहली दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली और अंतिम दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासिका, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो थी फ्रेंड रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका थी। और इसका जो टाइम पीरियड है 1236 से 1240 तक था, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका। थी। और इसके एक दो व्यक्ति थे वो इम्पोर्टेंट हैं, एक याकूत और एक है अल्तुनिया। अल्तुनिया बठिंडा का सरदार है। ये बठिंडा का सरदार है। इसमें रोल ये है कि फ्रेंड, ये एक गैर तुर्क है। याकूत क्या है? मुसलमान है, गैर तुर्क है। और तो इसमें क्या करती है रजिया? इसे जो रजिया है मन ही मन याकूत से प्रेम करती है और इससे जो है एक बहुत बड़ा पद दे देती है, जिसे याकूत अमीर आखुर, अमीर यानी अशोबल का सरदार, यानी घोड़ों का जो सरदार है वो पद दे दिया जाता है। अमीर आखुर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? अशौशाला का प्रधान। ठीक है, वो पद दे दिया जाता है रजिया सुल्तान के द्वारा।
इससे क्या होता है, जो तुर्क मुसलमान हैं, जो सरदार हैं, वो बहुत ही इस पर रज़िया सुल्तान पर नाराज़ होते हैं और उसे राजगद्दी पर हटाने के लिए जो है चालें चलने लगते हैं। ठीक है। फिर क्या है, अल्तुनिया है वो रज़िया सुल्तान से प्रेम करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रज़िया सुल्तान याकूत से प्रेम कर रही होती है, अल्तुनिया रज़िया सुल्तान से। तो ये क्या करता है, रज़िया सुल्तान को ये जो बठिंडा में बंदी बना लेता है। रज़िया सुल्तान को जब विद्रोह होते हैं, विद्रोह भी अल्तुनिया ही करवा देता है वहाँ, और इसलिए जो रज़िया सुल्तान को बठिंडा आना पड़ता है। तो बठिंडा आने पर तो ये क्या करता है, रज़िया सुल्तान को कैद कर लेता है और याकूत की हत्या कर देता है। तो इसमें फिर हत्या होने के बाद रज़िया सुल्तान फिर अपना एक पासा चलती है, क्योंकि अल्तुनिया भी मुसलमान था और रज़िया सुल्तान भी। तो यह क्या कर देती है, अल्तुनिया जो रज़िया है वो अल्तुनिया से शादी कर लेती है। फिर ये दोनों एक हो जाते हैं और फिर एक होने पर ये क्या करते हैं, दिल्ली पर भी विद्रोह चल रहे होते हैं। तो दिल्ली पर क्या करते हैं ये, क्योंकि दिल्ली पर उनके भाइयों ने, जो रज़िया सुल्तान के भाई हैं, वहाँ उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो इससे जो रज़िया और अल्तुनिया बठिंडा से दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं, तो कैथल एक रास्ता है फ्रेंड, रास्ते में आता है कैथल। तो कैथल में क्या होता है, वो घने जंगल होते हैं, वहाँ डाकू द्वारा अल्तुनिया और रज़िया की हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि यह हत्या इनके भाइयों ने कराई थी। और इस तरह रज़िया सुल्तान की हत्या हो जाती है और इसके जो भाई हैं वो शासक बन जाते हैं। और एक कहावत भी है रज़िया के बारे में, ये भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड, कि जो कोई भी अंजमस स्थिति में होता है तो उसमें कह देते हैं कि रज़िया फंस गई गुंडों में। ये कहावत क्योंकि ये इसी पर है, क्योंकि ये रज़िया गुंडों द्वारा मार दी जाती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है नसीरुद्दीन महमूद। यानी इसके बाद का नहीं है फ्रेंड, इसमें कई शासक बनकर आते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, उनका पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जब शासक बनता है, इसका कहते हैं कि इसका राजपाट में इतना ध्यान नहीं था, ये सिर्फ अपने इबादत में ही लगा रहता था। यानी एक मुसलमान की तरह नमाज दीन के रास्ते पर चलता था। इसमें इसका ज़्यादा ध्यान इसी में था नसीरुद्दीन मोहम्मद का, और ज़्यादा जो संभाल करते थे वो बलबन ही करते थे राजपाट की। ठीक है। तो 1246 से लेकर इसका टाइम पीरियड 1246 से 1266 तक था। इसमें जो बलबन है वो क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी किसके साथ करा देता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ। और नसीरुद्दीन मोहम्मद इसे एक उपाधि देते हैं, उलग खां। तो उलग खां की उपाधि किसे दी गई, तो ये दी थी बलबन को, और किसने दी थी, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। तो उलग खां की उपाधि किसे दी जाती है, ये दी जाती है बलबन को। कब दी थी ये, 1249 में। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम में क्या होता है, मेवातियों का विद्रोह होता है। मेवाती क्या है, वे किसी के राजा के अंडर नहीं रहना चाहते, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए वे क्या कर देते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन जाते हैं, और बलबन इस विद्रोह को दबाने में सफल रहते हैं। और ये कब का विद्रोह है, ये है 1260 का। ठीक है फ्रेंड, 1260 में विद्रोह होता है। इसमें जो बलबन है एक घोषणा कर देता है कि कोई भी अपने सैनिकों को घोषणा कर देता है, कोई भी एक मेवाती को मार कर लाएगा, एक मेवाती को मार कर लाएगा, तो मारने पर जो मेवाती को क्या देगा, बलबन ने कहा कोई अगर एक मेवाती को मार कर लाएगा, मारने पर 1 टका और अगर जिंदा पकड़ कर लाएगा, जिंदा पकड़ने पर उसे जो बलबन है वो कितने टके देगा, 2 टका। ये घोषणा कर दी थी।
और इस घोषणा से जल्द ही मेवातियों का विद्रोह को दबा लिया गया और मेवाती इसमें हार जाते हैं। और हारने पर इसका जो एक सरदार था, जो इनका सरदार था मेवातियों का, वो पकड़ लिया जाता है और 250 सिपाही पकड़ लिए जाते हैं। तो क्या होता है, एक तो इनका जो सरदार था मलुका और एक 250 क्या है 250 सिपाही। तो इसमें क्या करता है बलबन क्या करता है कि ये जो 250 सिपाही थे, इनको तो ये हाथी तले कुचला देता है और जो मलुका है उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भरकर उसको जला देता है। और इसमें जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि मैंने इतना भयंकर जो दृश्य है वो कभी नहीं देखा था जितना ये बलबन ने किया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके रिलेटेड है। आगे देखते हैं, जो बलबन जब राजा बनता है तो बलबन राजा बनता है 1266 में। अब राजा कौन बनता है? बलबन। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1266 से लेकर 1287 तक है। एक तो ये क्या करता है फ्रेंड, ये जो 40 जो गठन किया था जिसमें 40 का इसमें ये खुद भी सदस्य था, उनको ख़त्म कौन करवा देता है? बलबन करवा देता है। और 40 का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और जब ये राजा बनता है तो ये फिर मेवाती क्या हैं, सरदार जो मेवाती हैं इनका फिर विद्रोह हो जाता है। तो इसमें अगर विद्रोह होता है तो मेवाती क्या करते हैं कि जब ये राजा बनता है तो इसने मेवातियों को 12,000 जो मेवाती थे उनको मौत के घाट उतार दिया था बलबन ने। और उसने जो मेवातियों के लिए एक नीति चालू की थी, ब्लड एंड आयरन की, रक्त एंड लोह की नीति। तो किसने चालू की थी? ये बलबन ने। और मेवातियों के खिलाफ की थी कि इनका ब्लड और इनको तलवार से बात करो और इनका रक्त बहाओ। ठीक है, इसने जो बलबन ने गुरुग्राम में एक गोपालगिरी का किले का निर्माण किया, क्योंकि मेवातियों पर पूरी तरह निरीक्षण करना चाहता था ताकि बाद में फिर मेवातियों का विद्रोह न हो सके। तो ये क्या करता है, गुरुग्राम में गोपालगिरी का निर्माण, गोपालगिरी के किले का निर्माण, गोपालगिरी के किले का, ये एक पहाड़ों पर था फ्रेंड। गोपालगिरी के किले का निर्माण कहाँ करवाता है? गुरुग्राम में। किस लिए? मेवातियों पर निरीक्षण के लिए। ठीक है। और एक दिल्ली में होजे रानी महल का निर्माण भी करवाता है। तो होजे रानी का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। और ये कहाँ है फ्रेंड? दिल्ली में। होजे रानी महल का निर्माण दिल्ली में। इसमें एक इतिहासकार हैं दुलजले, वो लिखते हैं कि मेवातियों ने कभी हार न मानी। वो फिर न फिर क्या करते रहते थे? विद्रोह करते रहते थे और जो बलबन को नुकसान पहुंचाते रहते थे। इसमें ये बातें कौन लिखता है? दुलजले। और दुलजले लिखता है कि मेवातियों ने जो बलबन के पुत्र मोहम्मद को भी मार डाला था। ठीक है, मोहम्मद को किसने मार डालिया था? तो मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया था। इसके बाद में ये यहाँ तक गुलाम वंश है। और जो बलबन है ये इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसके बाद में जो स्टार्ट होता है वो होता है फ्रेंड खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 तक है। और इसमें जो पहले शासक बनते हैं वो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन
जो खिलजी वंश के शासक हैं, अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो इसमें जो आपको शासक हैं सिर्फ इसका नाम ही याद रखना है। खिलजी वंश के प्रथम शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपने जो पद्मावत फिल्म देखी होगी फ्रेंड, तो इसमें तो जो रणवीर कपूर के ससुर हैं तो वो जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी का रोल लेते हैं, और जो उसमें रणवीर कपूर है वो किसका रोल करता है, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है फ्रेंड, आपने वो फिल्म देखी होगी तो उससे भी समझ जाते हो। तो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये। ठीक है, जब ये शासक बनते हैं तो 80 साल के होते हैं ये। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका जो शासन पीरियड है वो कितना है फ्रेंड, 1290 से लेकर 96 तक। ठीक है, और इसकी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन कर देता है, इन्हीं का जो दामाद है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली और शराब पर पाबंदी, बहुत से इसने कार्य किए, जो और घोड़ा दागने की प्रथा, जो कि आज भी अगर आप सेना में देखेंगे ये चीज़ें अपनाई जाती हैं। बाजार का प्रणाली है वो भी आज वर्तमान में अपनाई जाती है। ये एक अलाउद्दीन खिलजी की ही देन है। ठीक है फ्रेंड, तो अलाउद्दीन खिलजी, और ये शासक बनता है 1296 से लेकर 1316 तक। 20 साल का इसका जो शासनकाल, और इसी 20 साल के काल को दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसने जो कार्य किया था, इसने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। तो किसने की थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने शराब पर पाबंदी लगाई थी। कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़े दागने की प्रथा और जो सेना में भर्ती होते हैं उनकी चीन, ऐसी चीज़ें किसने चालू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सेना को नगद वेतन देने की भी शुरुआत किसने की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जब इसने शराब पर पाबंदी लगाई थी तो हरियाणा में किस शराब का उत्पादन होने लगा था, कच्ची शराब का। लोग घरों में ही कच्ची शराबें बनाने लगे थे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, क्योंकि ये हरियाणा के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस इंडिया जीके में बहुत ज़्यादा इससे डिटेल में पढ़ा जाता है। ये मैंने कुछ ही पॉइंट इसके बारे में बताए हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल रहा है। जो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा काल माना जाता है। और इसमें जो शासक हैं 1320 से 25 तक गयासुद्दीन तुगलक बनते हैं, और जिसे गाजी मलक भी कहा जाता है। तो इसके प्रथम शासक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक, और जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। और इसका जो एक संबंधित एक पॉइंट है फ्रेंड, इसने के जो अमीर थे उनसे धन वापस लेने की घोषणा की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि इससे पहले के जो शासक थे, जो खिलजी वंश का जो शासक अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बने थे, उन्होंने धनों को विकृत कर दिया था, और उन्होंने जो सूफी संत थे उनको बहुत सारा धन दे दिया था। तो इससे जो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, जो भी सूफी संत या जो थे जिन्हें उन्होंने धन दिया था वो वापस किया जाए। तो वे निज़ामुद्दीन औलिया से एक बात कहते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ामों में पूछी गई है। वो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। तो इन्होंने इससे कहा था कि आप धन लौटा दिए, और लेकिन इस पर निज़ामुद्दीन ने क्या कहा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, और रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है।
ये गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया से एक चिट्ठी लेकर भेजते हैं, कहते हैं कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए, ऐसी बातें लिख देते हैं। तो फिर निज़ामुद्दीन औलिया इसमें कहते हैं कि दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, और रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये कई बार एग्ज़ामों में पूछी गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड। फिर इसके बाद जो शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का और सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका जो टाइम पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो 1325 से लेकर 1351 तक। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व मूर्ख शासक कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो शासनकाल में एक मोरक्को का यात्री आता है जिसने किताब हेला रेला लिखी थी। तो इसमें था फ्रेंड जो 1333 ईस्वी में क्या है, जो एक मोरक्को का यात्री है वो किसके दरबार में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के। मोरक्को का यात्री जिसका नाम है इब्न बतूता, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो किसके शासनकाल में आया था ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता। तो इसने एक किताब की भी रचना की थी जिसका नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने, जिसमें हमें तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किताब उल रहला। किताब उल रहला में जो हरियाणा का सिरसा और हासी का जिक्र मिलता है, जिसमें सिरसा के बारे में कहा है जो इब्न बतूता ने कि यहाँ वो एक लाल चावल होते थे, ये लाल चावल होते थे और जो कि दिल्ली घराने में पसंद किए जाते थे। ठीक है, इस यानी दिल्ली घराने में इसकी बहुत ही मांग होती थी। तो सिरसा में किस प्रकार के चावल होते थे, ये होते थे लाल चावल, जो कि दिल्ली घराने में यहाँ से जाते थे। और एक हरियाणा का हासी का भी किताब उल रहला में वर्णन मिलता है, जिसमें इब्न बतूता ने बताया है कि ये एक समृद्ध शहर और घनी आबादी संख्या वाला शहर था। हासी एक समृद्ध शहर और वह घनी आबादी वाला शहर था। ठीक है फ्रेंड। और एक सिरसा के बारे में एक पॉइंट और है कि सिरसा के चारों तरफ दीवारें खींची गई थी। सिरसा के बारे में चारों तरफ क्या थी, दीवारें। ये किसने लिखा है कि ये लिखा है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रहला में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन के शासनकाल में 1336 में विजयनगर की स्थापना कर देते हैं हरिहर। दो भाई हैं, हरि और वह बुक्का। ठीक है, ये भी देख 1336 में विजयनगर की स्थापना कौन कर देते हैं, विजयनगर की स्थापना, यानी ये मोहम्मद बिन तुगलक से अलग हो जाता है और ये किस तरह हिंदू साम्राज्य बनता है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ के शासक हिंदू हैं,
कौन कौन थे? हरिहर व बुक्का। लेकिन ये पहले हरिहर व बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे, लेकिन ये बाद में ये क्या कर देते हैं, एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं, विजयनगर की। ठीक है, हरिहर व बुक्का। इसके बाद में जो शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे हैं। ठीक है, उसके भाई के लड़के हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के भाई के लड़के हैं, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिरोज शाह तुगलक है वो शासक जो शासन रहा उसका 1351 से लेकर 1388 तक। तो इसमें फिर शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। और इसका जो शासन पीरियड है वो 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। फिर इसने, अगर आपको पता होगा फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक ने कहा जाता है कि भारत में 300 से अधिक नगरों का निर्माण और 100 से अधिक नहरों का निर्माण और 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड, यानी 100 छोटी नहरें और 5 बड़ी नहरें और 300 नगरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तेरह सौ 51 और 52 में जब बंगाल से जीतकर ये फतेहाबाद की तरफ आ रहा होता है, यानी फ्रेंड यह बंगाल को जीतकर हिसार के पास में है फतेहाबाद, तो यहाँ दिल्ली की तरफ आ रहा होता है। तो 51-52 में तो एक क्षेत्र पर ये क्या करते हैं, डेरा डालते हैं फिरोज शाह तुगलक, और वहीं इसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। फतेह कर आया होता है फ्रेंड। फतेह का अर्थ क्या होता है? जीत। ठीक है, ये उर्दू का शब्द है फतेह, और फतेह का अर्थ क्या होता है? जीत। तो जब ये जीत कर आ रहा होता है, इसने अपना डेरा डाल रखा होता है, तो एक जो सेना सिपाही वो आता है और फिरोज शाह तुगलक के पास, वो कहता है कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो इस पर जो फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं कि आज हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, हमें फतेह करके आए हैं, और इन्हीं के तो वहाँ अपने पुत्र का क्या नाम रख लेते हैं? फतेह खां। और फतेह खां के नाम पर ये क्या करते हैं? फतेहाबाद शहर के कह देते हैं कि यहाँ एक शहर नगर का निर्माण किया जाए। तो यह फतेहाबाद कब बनाया था? 1351-52 में, जब इसे अपने पुत्र की प्राप्ति हुई थी, फतेहाबाद नगर को बसाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर एक ये हिसार भी किसने बसाया था फ्रेंड? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका पहले नाम, इस हिसार कब बसाया था? 1354 में, जिसे पहले क्या नाम जाना जाता था? हिसार फिरोजा। हिसार का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? किला। फिरोजा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक इसने बसाया था, इसलिए इसने क्या नाम रखा? हिसार फिरोजा। और सिरसा में एक शहर हरनीखेड़ा की भी स्थापना किसने की थी? किसने बसाया था सिरसा में हरनीखेड़ा? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक की एक घोड़े से गिरने से जब एक घायल हो जाते हैं एक बार,
फिरोज शाह तुगलक क्या है, घोड़े से गिरने से घायल हो जाते हैं। तो घोड़े से घायल होने पर इसको एक गुजरी द्वारा दूध पिलाया जाता है। ठीक है, इन्हें क्या करती है, गुजरी है वो दूध पिलाती है। तो इससे क्या है, फिरोज शाह ठीक हो जाते हैं और वे अपने सिपाहियों से पूछते हैं कि मुझे दूध कौन पिलाती थी। तो कहते थे कि गुजरी पिलाती थी। जब ये गुजरी को देखते हैं तो इससे प्रेम हो जाता है और गुजरी से ये शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो इसमें जो गुजरी है वो कहती है मैं आपसे शादी तो कर लूँगी लेकिन मैं ये हिसार नहीं छोड़कर जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड, ये हिसार की बातें हैं। तो हिसार नहीं छोड़कर जाऊँगी, तो मैं क्योंकि इसके बूढ़े माँ बाप थे तो उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो इसमें क्या करते हैं जो फिरोज शाह तुगलक, इसके लिए गुजरी महल का निर्माण करते हैं। इन्हीं के नाम पर क्या करते हैं, हिसार में गुजरी महल का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि ये जो गुजरी महल है दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत हुआ करती थी। अब तो ये खंडर बन चुकी है। ये ताजमहल से भी सुंदर हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं। तो ये किसने बसाया था, गुजरी महल किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में, किसके लिए बनवाया था, गुजरी के लिए। ठीक है फ्रेंड, इसे नहर निर्माता, नगर निर्माता के बारे में भी जाना जाता है। और हिसार के लिए करनाल का जो इंद्री है, इंद्री, करनाल में इंद्री से क्या लाए थे, ये नहर लाए थे। कौन लाए थे, फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि हिसार में पानी की कमी थी तो ये इंद्री से, करनाल से नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ही है फ्रेंड, ये फिरोज शाह कोटला। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आज वर्तमान में फिरोज शाह कोटला का जो नाम है वो अरुण जेटली खेल स्टेडियम रख दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट याद रखना है। ये फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये कहाँ है फ्रेंड, फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में है। और वर्तमान में अब इसका क्या नाम रख दिया है, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में दो विद्रोह होते हैं। एक होता है गोहाना का विद्रोह, एक स्पीदो का विद्रोह। जो गोहाना का विद्रोह होता है, गोहाना का विद्रोह, इसमें जो कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक की माता, सॉरी मैं इसके बारे में बताता हूँ पहले फ्रेंड। जो गोहाना है, गोहाने का जो किला है फ्रेंड, ये गोहाना विद्रोह किसके टाइम में होता है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। और गोहाने का निर्माण कौन कराते हैं, पृथ्वीराज चौहान। गोहाने किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था फ्रेंड पृथ्वीराज चौहान ने। और जो गोहाने का विद्रोह हुआ था फ्रेंड, तो फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के जो हैं, जो हिंदू पूजा कर रहे थे, उनकी क्या करवा दिए थे, हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये एक कट्टर मुसलमान के रूप में जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और वैसे देखें तो फिरोज शाह तुगलक की माता हिंदू थी और पिता मुसलमान थे। ठीक है, और इसी के टाइम में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एक स्पीदो का भी विद्रोह होता है। वो किसके टाइम में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। तो हिसार आगे देखते हैं फ्रेंड। हिसार किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और कहा जाता है
जो इस किले में जो ईंटें लगी हैं वो अग्रोहा से मंगवाई गई थी। ठीक है फ्रेंड, अग्रोहा से इसकी ईंटें आई थी। और इसने फिरोज शाह तुगलक ने एक मेवातियों का सरदार हुआ करता था जो कि हिंदू था, और फिरोज शाह तुगलक के कहने पर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो उनका नाम क्या था ये पूछा गया है, तो ये था बहादुर नादिर। बहादुर नादिर ने किसके कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया था, तो फिरोज शाह तुगलक के कहने पर। फिर इसके बाद जो शासक बनते हैं वो नसीरुद्दीन तुगलक बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1386 से 1414 तक 1388 से 1414 तक रहता है। नसीरुद्दीन तुगलक। और इसका टाइम पीरियड है 1388 से 1414 तक। तो इसके टाइम में एक सेनापति है नसीरुद्दीन तुगलक का, जिसका नाम है खिजर खां। ये क्या करता है, जो समरकंद का शासक है, जो उज्बेकिस्तान में है समरकंद, जो तैमुरलंग, इसका नाम आपने सुना होगा तैमुरलंग, इसको ये चिट्ठी भेजते हैं कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए। ठीक है, कौन भेजते हैं? खिजर खां। और ये कौन है फ्रेंड? ये है नसीरुद्दीन तुगलक का सेनापति। ठीक है, और इसमें जो तैमुरलंग है वो क्या करता है, 1398 में भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, नसीरुद्दीन तुगलक के। और इसमें जो नसीरुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली छोड़कर भाग गया था। ठीक है, और जो दिल्ली की जनता थी वही तैमुरलंग से टकराई थी। कहते हैं कि ये जो 1 महीने तक कत्लेआम चलता रहा। ठीक है, 1 महीने तक कत्लेआम चलता रहा। जो तैमुरलंग है वो किस रास्ते से होकर आया था ये भी आपको याद रखना है। तो ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार होते हुए दिल्ली आया था। ठीक है, फिर अगर इसके बाद में फिर ये क्या करते हैं, जो खिजर खां जो इसका सेनापति है, सेनापति नहीं था, ये अगले शासक बन जाते हैं, जो टाइम रहता है 1414 से लेकर 1451 तक। 51 तक सैयद वंश का रहता है फ्रेंड। जो ये मैं पूरे सैयद वंश की बता रहा हूँ। फिर शासक कौन बन जाते हैं, सैयद वंश के शासक हैं खिजर खां। ठीक है, और इस तरीके से तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तो इसमें लिख देते हैं हम सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, सैयद वंश, और इसकी स्थापना कौन करते हैं, खिजर खां। जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। एक सूफी संत है फ्रेंड खिजर खां। ठीक है, खिजर खां कहा जाता है कि खिजर खां की जो दरगाह है वह कहाँ है, तो सोनीपत में। ये वो खिजर खां नहीं है फ्रेंड जो सैयद वंश के एक शासक हैं, ये एक सूफी संत हैं और इनकी एक दरगाह है। तो सूफी संत हैं ये, और इनकी दरगाह कहाँ है फ्रेंड, सोनीपत में। ठीक है, ये भी आप याद रखना है। और जो ये खिजर खां है, जो इसका शासक बनता है खिजर खां, उसकी दरगाह पूछे तो इसका जो मकबरा है, ये दरगाह खिजर खां का मकबरा इसका दिल्ली में है। फिर आता है फ्रेंड लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में समझते हैं। तो लोधी वंश का जो शासनकाल रहा वो 1451 से लेकर
1526 तक, यानी 1526 में जो बाबर हैं वो इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा देते हैं और फिर मुग़ल सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो लोदी वंश का प्रथम शासक बना था बहलोल लोदी, और इसका जो शासन काल है बहलोल लोदी का वो 1451 से लेकर 1489 तक। बहलोल लोदी, और इसका जो टाइम पीरियड है शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक था। और जो बहलोल लोदी का अगर दिल्ली सल्तनत में किसी शासक का जो सबसे लंबा शासनकाल था, शासक की बात हो रही है फ्रेंड, ये वंश की बात नहीं हो रही है। वंश में देखें तो तुगलक वंश का सबसे शासनकाल लंबा रहता है, लेकिन अगर शासक की बात करें दिल्ली सल्तनत में तो वो बहलोल लोदी का था। कितने वर्षों का था फ्रेंड? 49 वर्षों का। इसमें से अगर आप घटाएंगे 4, 8 और 3, 38 वर्षों तक का लंबा शासनकाल सबसे लंबा किसका था? बहलोल लोदी का। फिर इसमें देखें, फिर बहलोल लोदी के बाद जो शासक बनता है वो बनता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1479 से लेकर 1517 तक था। और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है फ्रेंड इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है 1517 से लेकर 1526 तक। और जब बाबर भारत पर आक्रमण कर देते हैं तो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, और इस तरह लोदी वंश समाप्त हो जाता है। और ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में? तो ये जो लड़ा गया था ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब लड़ा गया था ये? 21 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को। और इसमें जो इब्राहिम लोदी है वो युद्ध में मारा गया था, यानी युद्ध में मारा जाने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन रहा है? तो इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध में ही मारा गया। तो जो बाबर हैं, बाबर में जो पानीपत में एक दरगाह का निर्माण कराते हैं तो इसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस जीत की खुशी में करवाया था काबुली बाग मस्जिद। ये कहाँ है फ्रेंड? पानीपत में। और ये किसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। और एक पॉइंट और याद रखना फ्रेंड, और जो इसका चबूतरा है काबुली बाग में उसका निर्माण कौन कराता है? तो बाबर का पुत्र हुमायूं कराता है। ठीक है, ये भी हुमायूं नाम है फ्रेंड, हुमायूं। तो चबूतरे का निर्माण काबुली बाग के मस्जिद के चबूतरे का निर्माण हुमायूं करवाता है, जबकि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। तो यहाँ हम देखें तो सल्तनत काल के जो हरियाणा जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंटों को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।